नमस्कार, मैं चंद्रकांता पालमपुर हिमाचल प्रदेश से आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा यह कार्यक्रम समकालीन हिंदी साहित्य पर प्रस्तुत किया जा रहा है। समकालीन साहित्य क्या है, इस पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की साहित्यिक अभिव्यक्तियों को समकालीन साहित्य की श्रेणी में माना जा सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत समकालीन हिंदी के कथा साहित्य से करते हैं। समकालीन हिंदी कहानी सिर्फ कला और वस्तु की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विभिन्न सामाजिक विमर्शों, वैचारिकी की टकराहट, डिजिटल संस्कृति, भूमंडलीकरण और बाजारवाद व राजनीतिक संघर्षों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। समकालीन हिंदी कहानी की विविधतापूर्ण यात्रा पर आइए सुनते हैं वरिष्ठ कथाकार सुदर्शन वशिष्ठ जी को। नमस्कार। आज की समकालीन कहानी पर एक टिप्पणी। शीर्षक है कहानी में कहानी की वापसी। इस कथा यात्रा को गुलेरी जी से आरंभ करता हूँ। पहली कहानी उसने कहा था जिसे पहली नई कहानी माना जाता है, सरस्वती के जून अंक में प्रकाशित हुई, यानी आज से लगभग 106 साल पहले। अनेक विशेषताएं लिए हुए थे यह कहानी। चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी जी एक और संस्कृत के प्रकांड पंडित, भाषाविद, निबंधकार, समीक्षक, और दूसरी ओर अमृतसर के बाजार के दृश्यों के साथ बिल्कुल आम फहम बोलचाल की भाषा का प्रयोग। कहानी पढ़कर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कहानीकार घोर संस्कृत में वातावरण से आया होगा। एक सदी पहले गुलेरी जी ने ऐसा चमत्कार किया, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। दूसरे, कहानी का स्पेस बहुत बड़ा है। कहाँ अमृतसर से शुरू होकर युद्ध भूमि से होती हुई एक कोमल प्रेम तंतु को छूती हुई ये कथा आगे बढ़ती है, जो निश्चय ही एक अद्भुत बात है। यदि हम प्रेमचंद जी से कहानी की शुरुआत मानते हैं, प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र, अज्ञे, जोशी, फिर गुलेरी, यशपाल, सभी ने कथा को प्रमुखता दी। यद्यपि धीरे धीरे शिल्प की महत्ता बढ़ती गई, तथापि कथ्य की प्रमुखता नई कहानी के आने तक भी बनी रही। नई कहानी में अमरकांत, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद्य से लेकर भीष्म साहनी, रमेश बख्शी और श्लेष मटियानी तक कहानी में कथा तत्व मौजूद रहा। पिछली सदी के अंतिम दशक से जब हम देखते हैं तो कहानी से धीरे धीरे कथा तत्व दूर होता गया और एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ सामने आई। जादुई यथार्थ के अंतर्गत कुछ ऐसी कहानियाँ सामने आई जिनमें न खास जादू दिखा, न यथार्थ। कथा तत्व से दूर महज शिल्पगत उलझाव से कथा बहुत पीछे छूटती गई। सरल और सीधी भाषा में कही जाने वाली कहानियाँ दुर्लभ होने लगी। परंतु सन 2000 के बाद की कहानियों को अगर हम देखते हैं तो वे अपने पुराने स्वरूप में लौटती सी प्रतीत होती हैं। दो कहानियाँ बाकी के दिसंबर 2008 में छपी, रणेंद्र की दरवाजे में भिजी उंगली और शैलेश की नासूर कहानी में एक ब्राह्मण का अभावग्रस्त जीवन से अस्वर्णों के यहाँ कर्मकांड करवाना और उसकी पुत्री की मार्मिक हत्या और अंत में अस्वर्ण से विवाह कर एक गौशाला में रहना हृदयग्राही है। एक और कहानी ज्ञानोदय के जनवरी 2000 अंक में प्रकाशित हुई, प्रत्यक्षा की शाहरुख कैसे हो शाहरुख।
ये भी एक ऐसी कहानी है जिसमें तमाम शिल्पगत विशेषताओं, भाषागत बारीकियों के साथ एक कथा कही गई है। ईसाई मिशनरियों द्वारा कबायली इलाकों में प्रचार प्रसार, कबायली लोगों को पढ़ाना, रोटी रोज़ी देना और आज के दौर में उन पर हमले, फादर की हत्या आदि कई घटनाओं से परिपूर्ण ये कहानी अपने आप में अद्भुत है। ज्ञानोदय में ही एस.आर. हरनोट की कहानी मिट्टी के लोग घोर आधुनिकता के खिलाफ मिट्टी का घर बनाने की घटना के माध्यम से एक चुनौती देती है तथाकथित एडवांस समाज को। ये भी अपने में एक अलग कहानी है। हंस के नवंबर अंक में मुरारी शर्मा की कहानी बाण मूठ एक ऐसी कथा है जिसमें ग्राम्य परिवेश के भीतर आदमी का भय और अंधविश्वास बलि जैसे दृश्यों के बीच से गुजरता हुआ आतंक पहुंचाता है। वागर्थ के नवंबर 2011 अंक में रेखा ढटवाल की कहानी बेड़नी नारी संसार में बदलती हुई परिस्थितियों और मनोस्थितियों में प्यार की गंध पाने के खिलाफ की एक बेहतरीन कहानी है। वागर्थ के ही दिसंबर 2011 अंक में प्रकाशित दे गंध कहानी और मार्च 2012 में इसे भ्रम ही रहने दो कहानी कुछ दूसरी तरह की कहानी है, जिसे आशावादी ना कहा जाए तो भी समन्वयवादी कहा जा सकता है। ऐसी कहानियों में कहानीपन वापस आया है और कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें कहानी में कहानी की वापसी हुई है। ये कहानियाँ किसी खांचे में कसकर खरीदे हुए धागों से बुनी हुई नहीं है, अपितु इसमें कथाकारों का धागा भी अपना है, रंग भी अपना है और खड्डी और बनावट भी अपनी है। यहाँ एक बात का उल्लेख और करना चाहूँगा कि आज कथा के क्षेत्र में पुरुष कथाकारों की संख्या कुछ कम होती दिख रही है। आज के कथाकारों के फलक में मुख्य रूप से पंकज सुवीर, विवेक मिश्र दिखलाई पड़ते हैं। पंकज सुवीर की कहानी लव जिहाद और विवेक मिश्रा की घड़ा जैसी कहानियाँ बहुत ही मार्ग हैं, परंतु आज महिला कथाकारों का वर्चस्व दिखलाई पड़ता है। बहुत सी महिलाएं एक साथ कहानियाँ लिख रही हैं, जिनमें मधु कांकरिया, अल्पना मिश्र, वंदना राग, वंदना शुक्ल, गीता श्री, जयश्री राय, प्रज्ञा शर्मा, प्रज्ञा रोहिणी, विपिन चौधरी, रजनी गुप्त, भूमिका द्विवेदी, प्रतीक्षा सिन्हा, नीलिमा शर्मा से लेकर इंदिरा दांगी तक कितनी ही महिलाएं आज कथा जगत में हावी हैं। यथार्थ हो या फंतासी, देह से मुक्ति हो या गंध से मुक्ति, आर्थिक संघर्ष हो या सत्ता की ललक, मातृत्व का निर्णय हो या संबंध विच्छेद का साहस, स्त्रियों द्वारा लिखी गई कहानियां समकालीन कथा साहित्य में एक नया अध्याय जोड़ रही हैं। कहना न होगा कि समकालीन महिला लेखन स्त्री की गढ़ी गई पहचान का नया पाठ है, जिसका क्राफ्ट खुद महिला लेखकों ने ही किया है। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो स्त्री लेखन को आत्मकथा कहकर उनके लेखन को सीमित कर देता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और कथाकार गीता श्री। आइए सुनते हैं गीता श्री क्या कहती हैं। नमस्कार साथियों, मैं गीता श्री, मैं लेखिका हूँ। आज स्त्री लेखन पर हम बात करेंगे कि स्त्री लेखन को हमेशा कुछ आरोपों से घेरते हैं, बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, बहुत सारे इल्जाम, और उन्हें उनके स्त्री लेखन को सीमित करके देखने की कोशिश की जाती है। असल में हमारा लेखन समुदाय या साहित्य जगत इतनी प्रचुर मात्रा में स्त्री लेखन का आदी नहीं है, तो वो उनको अभ्यास नहीं है कि स्त्रियों के लेखन को। अब तक तो उन्होंने स्त्रियों पे लिखा और स्त्रियों के बारे में बात की,
पहली बार स्त्रियां अपने बारे में लिख रही हैं। विक्टिम खुद अपनी कहानी कह रहा है। अब तक तो वही कहानी कहते थे जो जज थे, जो वकील थे, जो अपराधी थे। वही अपराधी, वही जज, वही वकील। अब विक्टिम खुद अपनी कहानी कह रहा है। तो स्त्रियों से ज्यादा बड़ा विक्टिम कौन है जो सबसे विश्वसनीय तरीके से वो अपनी कथा वही कह सकती हैं। लेकिन स्त्री लेखन का ये मतलब नहीं कि हर स्त्री जो भी कहानी लिख रही है उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी हो। इस एक स्त्री पूरी स्त्री समुदाय की प्रतिनिधि होती है, प्रतीक होती है, और उसका संसार घर से लेके बाहर तक फैला हुआ होता है। उसका अनुभव संसार पहले बहुत सीमित था। अब स्त्रियां बाहर निकलती हैं, बाहर देखती हैं, लोगों से मिलती हैं, संवाद करती हैं, काम कर रही हैं, तो उनका फील्ड बड़ा। पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, सचेतन स्त्रियां हैं। वो 19वीं शताब्दी की गूंगी गुड़िया नहीं है। वो एक विवेक है, विवेकशील प्राणी है। उसके पास मस्तिष्क है, वो सोचती है, वो बोलती है, वो अचीवर है, वो सर्वाइवर है। तो जाहिर है कि सारी चीजें उसके लेखन में आएंगी। और साहसिकता के साथ वो एक जो खास किस्म की साहसिकता दिखाई देती है उसके लेखन में, वो इसलिए कि समाज बदला है। एक अनामिका हमेशा एक वक्तव्य देती हैं कि स्त्रियां ध्रुव स्वामिनी हो गई हैं, लेकिन पुरुष चंद्रगुप्त नहीं हो पाया है, वो रामगुप्त ही रहा है। तो क्या है कि उस हिसाब से पुरुष समाज, पैट्रियार्की हमारी जो है वो बदल नहीं रहा। स्त्रियां बहुत ज्यादा बदल गई हैं। नई पीढ़ी तो बहुत ज्यादा बदल गई है। हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। स्त्री लेखन उन सबको परखता है, देखता है, उनको एक्सेप्ट करके अपने लेखन में उनको लाता है। स्त्री की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा संघर्ष है, आप उसको देखिए। उसको खांचे में बांध के कि देह मुक्ति और बोल्ड लेखन के बजाय आप ये देखिए कि एक स्त्री की इस समय की सबसे बड़ा संघर्ष उसकी एजुकेशन और आर्थिक सत्ता है। मौजूदा समय का जो स्त्री लेखन है उसमें हैरानगी होती है लोगों को, पाठकों को, आलोचकों को, कि ये कौन सी स्त्री कर रही हैं लेखिकाएं। दरअसल वो बदली हुई स्त्री का चेहरा है। बदले हुए समय और समाज में एक ऐसी स्त्री आई है जो जिसे एक मुक्त समाज की, जिसके भीतर एक मुक्त जीवन की छटपटाहट है, अपनी शर्तों पर जीने की लालसा है, और जो अब खुद से प्यार करना जानती है, जो अपने फैसले लेना चाहती है, जो बढ़े बढ़ाई रूढ़ियों में, रीतियों में अपने को फिट नहीं पाती है, कसमसाती है, छटपटाती है। और उस स्त्री को, जो नई स्त्री है, जिसे स्त्री लेखन ने गढ़ा है, एक नई स्त्री, उसको ये पता है कि शताब्दियों से स्त्रियों के साथ क्या होता आया है, कहाँ कहाँ अन्याय हुआ है, कहाँ कहाँ उसके साथ भेदभाव हुआ है, कहाँ कहाँ उसे गैर बराबरी का सामना करना पड़ा है, कैसे स्त्रियां हाशिए पे रहीं, दोयम दर्जे की नागरिक, अपने ही मुल्क में वो दोयम दर्जे की नागरिक रहीं। स्त्री को कैसे स्त्री बनाकर रखा गया इस समाज में, जबकि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियां बहुत विदुषी थीं, पढ़ी लिखी थी, अपने फैसले करती थी। फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से वो पैट्रियार्की के कंट्रोल में आ गई। स्त्री लेखन को कटघरे में खड़ा करते हैं कि उनका अनुभव संसार बहुत सीमित है, वो अपने रसोई, किचन और घर से बाहर ही नहीं निकल पाती हैं, दाम्पत्य संबंधों की कहानियां लिखती हैं, रिश्तों की कहानियां लिखती हैं। ऐसा नहीं है, वक्त बदल गया है, स्त्रियों का संसार बड़ा हुआ है, उनका अनुभव संसार बहुत बड़ा हुआ है, और बहुत साहस के साथ स्त्रियां, जितनी भी स्त्रियां अभी लेखन में हैं, बहुत साहस के साथ बिखरते संबंधों की कहानी तो कह ही रही हैं, साथ में उन जटिलताओं की तरफ इशारा भी कर रही हैं जिनकी वजह से रिश्ते बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों में जटिलताएं आई हैं। अब आप स्त्री लेखन को, जो स्त्रियां कहानी लिखती हैं, उनको उनका आत्मकथा कह दें कि उनकी जीवन की कहानियां हैं, ऐसा कहना तो उसे बहुत रिड्यूस करना है, उसको छोटा कर देना है, उसको खारिज करना है, आप उसको सीमित कर देते हैं। दरअसल स्त्री लेखन को देखने का टूल अलग होना चाहिए। जो पारंपरिक औजार है आलोचना का, उससे आप वर्तमान स्त्री लेखन को नहीं कस सकते। टूल को भी ग्रो करने की जरूरत है, विकसित करने की, अत्यधिक उदार करने की जरूरत है, और एक अलग नया टूल विकसित करने की जरूरत है जिसके जरिए आप पहचान सके स्त्री लेखन। समकालीन कहानियां अस्मिता के विमर्श की भी कथाएं हैं। इनकी भाषिक संरचना और शिल्प यथार्थ के अधिक करीब है।
यह भाषा की संवेदना की मूर्त वाहक भी है। समकालीन लेखन में भाषा भी कथा का माध्यम बनती है, कथा को आगे बढ़ाने का काम करती है। समकालीन कहानियों के शिल्प विधान पर और अधिक जानने के लिए आइए चलते हैं युवा आलोचक डॉक्टर सुनीता के पास। दोस्तों नमस्कार। हम आज आपके सामने समकालीन कहानियों के शिल्प विधान के संदर्भ में अपनी बात रखेंगे। जो मुझसे सवाल किया गया है उस सवाल में 3 बिंदु समाहित हैं। पहला समकालीन, दूसरा अस्मितामूलक विमर्श, तीसरा शिल्प एवं भाषा की सौंधी खुशबू। लेकिन जो सवाल के आखिरी बिंदु हैं वो मुझसे पूछे गए हैं कि हिंदी कहानी के, समकालीन हिंदी कहानी के शिल्प विधान को मैं कैसे देखती हूँ। मुझे लगता है कि समकालीनता के उस शिल्प विधान को बात करने से पहले हमें ये थोड़ा सा समझ लेना होगा कि जो समकालीनता के काल परक को नकारते हैं उसके प्रत्युक्ति धारणा को स्वीकारते हैं या स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। अगर हम समकालीन के परिप्रेक्ष्य में मधुरेश की एक बात को लेकर आगे बढ़ें तो हमें लगता है कि हम हिंदी कहानी के उस समकालीन नब्ज को बेहतर ढंग से पकड़ पाएंगे और मुझे लगता है कि सही तरीके से उस पूरे खुले परिप्रेक्ष्य में बात को रख भी सकेंगे। मधुरेश जी अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, समकालीन होने का अर्थ सिर्फ समय के बीच होने से नहीं है। समकालीन होने का अर्थ है समय के वैचारिकी और रचनात्मक दबावों को झेलते हुए उनसे उत्पन्न तनावों और टकराहटों के बीच अपनी सृजनशीलता द्वारा अपने को भी प्रमाणित करना है। मधुरेश जी जब इस बात को कहते हैं तो मैं इसी बात को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से देखती हूँ कि समकालीन जो कहानी है वो नई हिंदी की प्रगतिशील धारा को ही समकालीन कहानी के मुख्य धारा के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि जब सन 60 में हिंदी कहानी में तेजी से बदलाव आ रहा था, कामू और काफ के पैरामीटर पर कहानी चल पड़ी थी या दौड़ने लगी थी, उसी देखा देखी या बदलाव ने हिंदी कहानी में एक नए तरह के बदलाव के लिए सभी को उत्प्रेरित किया, प्रेरणा भी दिया। और उस प्रेरणा के रास्ते से हम देख पा रहे हैं कि जब हम अतीत की कहानियों को उठाकर देखें तो मौजूदा समय का जो समकाल कहानी का चल रहा है उसमें आपको कहानी के जो केंद्रीय पात्र हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जा रहे हैं। जैसे अगर हम काशीनाथ सिंह की एक कहानी को लेते हैं, जंगल जातकम, उसमें कोई पात्र नहीं है लेकिन कहानी अपने कहानी होने में हम सबको बांध करके लेके चलती है। अगर हम हिंदी कहानी के मौजूदा फिल वक्त पर नज़र डालें तो आकांक्षा पारे ने टेक्नोलॉजी के दबाव के बीच में उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर एक बेहतरीन कहानी लिखी जो देश देशांतर से पार जाकर के बात करती है। कहानी का शीर्षक है शायद शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल एंड डिलीट। वो टेक्नोलॉजी के रास्ते जिस तरह से एक नए तरह का विचलन हमारे समाज में संदर्भित हुआ है या निरूपित हुआ है, उसको समझने, बदलने और उस परिप्रेक्ष्य में नए आयाम से वो घटित होने वाली घटनाओं को चित्रित करती हैं। उस कहानी के बाद अगर अभी हाल ही में हम पंकज सुबीर की एक कहानी आई है इलोई इलोई, अगर उसमें देखें, अगर काल खंड विशेष आयाम को अगर हटा दें तो कहानी पाठक को बांधने में सक्षम है।
मौजूदा समय की जो कहानियां हैं, मुझे लगता है, व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में, पढ़ने के लिए विवश करने में और विषय का जो विस्तार हुआ है, कलेवर में जिस तरह का पैनापन आया है और जिस तरह से शिल्प में निरंतर प्रयोग देखने को मिल रहा है, यह सारी चीजें पाठक को अपनी तरफ खींचने में सक्षम है। अभी 2012-13 के बाद से हिंदी कहानी में और तेजी से बदलाव आया है। बेशक उसे नई वाली हिंदी के नाम से उल्लेखित किया जा रहा है, ये एक टैग लाइन हो सकता है, लेकिन हम टैग से बाहर अगर कहानी के शिल्प के आंतरिक परिप्रेक्ष्य को देखें, सूक्ष्मता से निरीक्षण करें, तो हम पाएंगे कि कहानी कहने का जो ढंग है, जो शैली है, वो पाठक के मनः स्थिति को पकड़ने में सक्षम हुए हैं। यह सक्षमता पहले भी थी, लेकिन आर्थिक दबाव, उदारीकरण और आर्थिक नीतियों में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा या होता जा रहा है, या भूमंडलोत्तर का जो प्रभाव है, भूमंडलीकरण का जिस तरह से दबाव सामने देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल करके हिंदी कहानी में नवांतर परिवर्तन की ओर एक नई परिपाटी का परिचालन करती हैं, शुरुआत करती हैं। मैं इन्हीं कहानियों में अगर देखें तो नए समय में लिखने वाले जो कथाकार हैं, उनकी कहानियां बहुत बार चकित भी करती हैं कि यह कहानी कहाँ से ली गई और कैसे उत्पन्न हुई है। पाठक के दिलो दिमाग पर हावी हो जाने वाली या छा जाने वाली जो कहानियां होती हैं, वही दरअसल नए तरीके से पाठक को बांधने में सक्षम भी हैं। वर्तमान हिंदी कहानी का अगर हम पूरा परिदृश्य टटोलें तो हम पाएंगे कि समकालीन हिंदी कहानी ने एक नए तरह का आयाम गढ़ना शुरू कर दिया है और उस आयाम की परिपाटी पर चलने के लिए हर कोई उत्सुक है। यह बड़ी सुखद बात है कि यह उत्सुकता हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हिंदी कहानी में नवाचार, नवा प्रचलन और नवांतरण की हालात या परिस्थितियां या समीकरण नहीं तैयार हो रहे होते। और कहानी अभी टेक्नोलॉजी ने एक चीज़ और किया है कि पाठक के सामने एक खुला परिप्रेक्ष्य दे दिया है कि लेखक जो लिख रहा है और कहाँ से लिख रहा है, किस जगह के शिल्प को उठा रहा है या किस जगह से क्राफ्टिंग की तैयारी की जा रही है, उसको भी देख पा रहे हैं। तो इससे लेखक और पाठक के बीच में एक गहरी जो संवेदनात्मक सूक्ष्मतम संबंध है, वो तेजी से जुड़े हैं। अगर समकालीन कहानीकारों में शिल्प में बहुत चमत्कृत करने की अगर बात हम देखें तो बन्ना राग जी की कहानियाँ इस दिशा में बहुत सक्षम हैं और सशक्त तरीके से वो सूक्ष्म बिंदुओं को उठाती हैं और एकदम से हमारे सामने इस तरह से रख देती हैं कि फिर वो कहानी हमारे दिमाग में कहीं न कहीं जा कर के एकदम से बैठ जाती है, ठस से बैठ जाती है। तो ये ठोस जो ठसक है कहानी का, वो लेखक के नए समय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक ही समय में कई नई पीढ़ियां आ गई होती हैं, आ करके लिखने लग जाती हैं। ममता कालिया जी की एक बात मुझे बहुत मुतासिर करती है। वो कहती हैं कि एक समय में लिखने वाले सभी समकालीन हैं। हिंदी साहित्य और सिनेमा का संबंध बहुत पुराना है। हिंदी साहित्य पर जो फिल्में बनी हैं, उनकी मूल कथा की स्वीकार्यता बहुत अधिक रही है, लेकिन फिल्म के रूप में अधिकांश कहानियां पर्दे पर असफल साबित हुई हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, हिंदी कहानियों में मील का पत्थर मानी जाती है। यह पाठकों द्वारा सर्वाधिक पसंद किए जाने वाली कहानियों में से एक है, लेकिन इसी कहानी पर जब केदार शर्मा जी ने फिल्म बनाई तो दर्शकों ने उसे नकार दिया। इस साल हम फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मशती मना रहे हैं।
रेणु जी की मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम बनाई गई, जो सिनेमाई तौर पर सफल नहीं हो सकी। भगवती चरण शर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर इसी नाम से फिल्म बनाई गई, जो सफल रही। गुलजार साहब ने कमलेश्वर की कहानियों पर मौसम और आंधी बनाई। इन दोनों ही फिल्मों को दर्शकों की खूब सराहना मिली, लेकिन अधिकांश हिंदी फिल्में साहित्य की कहानियां सेलुलाइट पर सफल साबित नहीं हो सकी। इसकी क्या वजह रही, आइए इस पर चरण सिंह पथिक जी के विचार जानते हैं। पथिक जी हमारे समय के प्रसिद्ध कथाकार हैं। उनकी कहानी दो बहनें पर विशाल भारद्वाज ने पटाखा नाम की फिल्म बनाई थी। नमस्कार, मैं चरण सिंह पथिक आपसे रूबरू हूँ। और जैसा कि सवाल है कि हिंदी साहित्य या हिंदी कहानियों पर जो फिल्में बनती हैं वो दर्शकों में इतनी लोकप्रिय नहीं हो पाती हैं, जबकि वो मूल कहानी दर्शकों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती है, उसकी स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा होती है। मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अगर हम हिंदी के साथ थोड़ी सी बात, 1 मिनट की बात अगर हम अन्य भाषाओं की बात करेंगे तो हमें वो समझने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे हम बंगाली भाषा की बात करेंगे या बंगाल के कल्चर की बात करेंगे, उनकी संस्कृति और उनकी तो वहाँ का जो साहित्य है और वहाँ का उनके ऊपर जो फिल्में बनी वो खूब सारी लोकप्रिय हुई। मराठी में भी बहुत लोकप्रिय होती हैं, गुजराती में भी लोकप्रिय होती हैं, या दक्षिण भारत की भाषाएं ले लीजिए उनमें भी लोकप्रिय होती हैं। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि उन लोगों ने अपने उन फिल्मों ने या उन कहानियों ने और उन फिल्मों ने उनका दर्शक वर्ग इस तरह का तैयार किया कि हिंदी में हम वो साहित्यिक दर्शक वर्ग आम जानकर हिंदी में पठन और पाठन की जो एक परंपरा रही है हिंदी साहित्य की, वो बहुत कम रही है। जो कि बंगाल है या गुजराती है, मराठी में ऐसा है नहीं। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा लोग अपने साहित्य से बहुत लगाव, अपने साहित्यकारों से बहुत जुड़ाव रखते हैं और यही वजह है कि वहाँ सिनेमा पॉपुलर हो जाता है। लेकिन हिंदी में जो हिंदी के जो फिल्मकार हैं उन्होंने अपना दर्शक वर्ग इस तरह का बना दिया है कि बस वहाँ पे उनको कहानी से ज़्यादा कोई मतलब रहता भी नहीं है कि भाई कहानी हो, एक अच्छी कहानी हो, अच्छी कहानी देखें हम। बस उनको एक स्टार, बहुत बड़े स्टार चाहिए और इस तरह की फिल्म हो जो उनका मनोरंजन तो करे। मनोरंजन तो हर फिल्म करती है, फिल्म का उद्देश्य मनोरंजन होता है और कुछ सामाजिक जो संदेश होता है उसमें छुपा रहता है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है डायरेक्टर के ऊपर कि वो उसके ज़रिए कहाँ क्या दर्शकों को बताना चाह रहा है। लेकिन इसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह जो मैं मानता हूँ कि हिंदी दोनों चीज़ें, आप अगर उससे लेखक भी नहीं बच सकता, जो हिंदी के कहानीकार हैं, कथाकार हैं, वो भी नहीं बच सकते कि उन्होंने एक अपना दर्शक वर्ग उस तरह से तैयार नहीं कर पाए। जितना बड़ा हिंदी क्षेत्र उतने बड़े तादाद में अपने पाठक तैयार नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ है ताकि वो जब भी किसी कहानी पर या उपन्यास पर फिल्म बने तो वो दर्शक इतने जुट सकें। दूसरी चीज़ है कि हमारे जो दर्शक हैं हिंदी में, उनका आप यूँ कह लीजिए उनका जो आस्वाद है फिल्म देखने का, वो उस तरह का कि एक आप बॉक्सिंग मारिए और जब तक 20 गुंडे धराशायी ना हो जाएं, या फिर वो पेड़ों के इर्द गिर्द नाचने का जो एक ट्रेंड रहा है फिल्मों का, अब वो जो वर्ग है, आपका जो दर्शक वर्ग है, वो इस तरह का हो चुका है, उसकी मानसिकता बदलने में आपको बहुत वक्त लगता है। वो बहुत सहजता से उसने कहा था पे फिल्म जो गुलेरी जी की कहानी थी उसको स्वीकार नहीं कर पाता। या आप देखिए कि विजयदान देता राजस्थान के बहुत बड़े कथाकार हैं, उनकी एक कहानी पर, दुविधा कहानी पर फिल्म बनी थी जिसमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी और अनुपम खेर थे, पहेली। और वह इतनी कहानी इतनी अच्छी है, वो एक लोक कथा के ऊपर आधारित थी और बिज्जी ने अपनी तरह से उसको लिखा, लेकिन वो फिल्म सफल नहीं हो पाई। बड़े सितारों के बावजूद भी वो फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। दूसरी चीज़ ये भी, इसके मूल में ये है कि हिंदी का जो डायरेक्टर है, कहीं ना कहीं एक बात ये कहनी पे मजबूर तो होना होगा कि हो सकता है वो कहानी का जो मूल तत्व है उसके साथ में वो व्यावसायिक
या व्यवसाय के चक्कर में या फिल्म को चमक दमक या उस तरह का बनाने के चक्कर में कहीं न कहीं वो मूल कहानी से विचलित हो जाता है, मजबूर हो जाता है। विचलित ना कह के मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसकी व्यावसायिक मजबूरियाँ हैं। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि ऐसा है नहीं है, ऐसी कहानियाँ भी सफल हुई हैं। जैसे हम उदाहरण हैं कि रेणु जी की मारे गए गुलफाम कहानी थी, तीसरी कसम बनी थी, राज कपूर, वहीदा रहमान, और उसके गाने बहुत सुपर डुपर हिट भी हुए थे। लेकिन पता नहीं क्यों दर्शकों को बड़े सितारों के बावजूद, बहुत अच्छी कहानी होने के बावजूद, बहुत अच्छे गीत संगीत होने के बावजूद और अच्छे डायरेक्टर के बावजूद वो फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। ये अलग बात है कि जब सैलेन जी ख़त्म हो गई तो वो फिल्में वो एक कल्ट फिल्म के रूप में जानी जाती है। बाकी गुलजार जी ने भी अच्छा काम किया है, मौसम है, आंधी है। और ऐसा मैं इसलिए भी कह पाता हूँ कि प्रेमचंद जी ने भी सिनेमा की माया नगरी, जो माया नगरी कहते हैं, वहाँ की यात्रा की थी। उनको वो रास नहीं आई थी। उनको लगा ये लोग व्यवसाय तक चक्कर में कहानी को तोड़ मरोड़ के उनकी आत्माएं ख़त्म कर देंगे। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि मैंने जब विशाल जी के साथ पटाखा में काम किया तो मैंने बाकायदा इस चीज़ को उनके सामने रखा कि हम कहानी की मूल आत्मा को ज्यों का त्यों रखेंगे, मतलब उसका मेन चीज़ उसको ख़त्म नहीं करेंगे। बाकी सिनेमा एक अलग माध्यम है और साहित्य एक अलग माध्यम है। क्योंकि जब साहित्य कृति पर कोई सिनेमा बनेगा तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ कहानी से छूटेगा भी और बहुत कुछ नया सिनेमैटिक उसके सिनेमा के अंदाज से उसमें नया जुड़ता भी है और कहीं न कहीं वो कहानी को ब्रेक करता है। आप जब कहानी पढ़ते हैं और उसी कहानी की जब फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या चीज़ इन्होंने इसमें घुसा के रखी है, या ये वो एक कहानी में वो दृश्य था जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन हो सकता है सिनेमा के लिहाज से उसमें महत्वपूर्ण डायरेक्टर को ना लगा हो और वो निकाल दिया गया हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन सिनेमा चूँकि एक टीम वर्क है और एक पूरी तरह मैं कह सकता हूँ कि वो एक व्यवसाय है। कोई आदमी, कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए लगा के कभी ये नहीं चाहता कि वो उसकी फिल्म फ्लॉप हो, चाहे वो साहित्यिक कृति पर बनी हो, कहानी पर बनी हो, चाहे वो उपन्यास पर बनी हो। दो चीज़ें वो हमेशा अपने दिमाग में रखता है कि एक जो सिनेमा की जो उसकी मजबूरियां हैं, सिनेमेटिक ढंग की जो मजबूरियां हैं और जो उसका बाज़ार है सिनेमा का, उसको मद्देनज़र रखता है। जब भी वो किसी कहानी पर या उपन्यास पर फिल्म बनाता है उसके दिमाग में वो चीज़ें होती हैं कि मैं कोई कहानी, ठीक है आपकी कहानी है, अच्छी कहानी है, पढ़ने में बहुत शानदार है और बहुत कालजयी रचना है, लेकिन इसी कालजयी रचना को मैं अपने तरीके से कहूँगा सिनेमा में, तो उसकी कहीं न कहीं व्यावसायिक एक मजबूरी होती है और उसी व्यावसायिक मजबूरी की वजह से कहीं न कहीं फिल्म अपने मूल से भटक भी जाती है और हम जो दर्शक हैं, जो हमने कहानी पढ़ चुके हैं, हम उससे जुड़ ही नहीं पाते कहीं न कहीं। लेकिन ये हमारे हिंदी में ही ज़्यादातर होता है। हम अगर विदेशों को उदाहरण लें तो विदेशों में ऐसा है नहीं है, तो बंगाल में तो बिल्कुल नहीं है। वहाँ की संस्कृति ऐसी है, वहाँ के आम जनजीवन ऐसा है, वो अपने साहित्यकारों को और अपने साहित्य को बहुत प्रेम करते हैं। जिस दिन हिंदी में भी ये होगा कि हर आदमी अपने लेखकों और कहानीकारों को, उपन्यासकारों को उस तरह से अंगीकार करेगा, स्वीकार करेगा, है ना। कितने पाठक वर्ग हैं आपके जो आपकी कहानियों को पढ़ते हैं, उपन्यासों को पढ़ते हैं और उनको ठीक ढंग से ले पाते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में समझ पाते हैं। पहली बात तो क्योंकि हमारा तो जो सिनेमा है, जो देखते आ रहे हैं, वो ऐसा वर्ग है जो देखने वाला कि उनको शायद से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। बहुत छोटा सा वर्ग, एक वर्ग होगा, एक छोटा सा कोना होगा दर्शकों का जहाँ उस साहित्य को समझ पाते हैं। और सिनेमा वालों ने उनका जो टेस्ट है सबका ही इस तरह का बना दिया है कि नहीं इस तरह का हो, कहीं बहुत बड़े स्टार हों, कहानी भले ही उसमें कुछ भी ना हो लेकिन बड़े स्टार हों, और वो उनको एक जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उसको लगता है कि अगर मैं 100 करोड़ लगा रहा हूँ और जब तक मैं 500 करोड़ या 400 करोड़ ना कमाऊँगा तो मतलब ही क्या है। तो फिर वो गोलमाल 2, गोलमाल 3, गोलमाल होती चली जाती है, दुनिया गोल बन जाती है। वो फिर इसी तरह से काम करते रहते हैं।
वो आप कितनी अच्छी कहानी ले जाइए, कितनी अच्छी कहानी सुना दीजिए, उनको लगेगा इसमें कुछ है ही नहीं है मतलब फिल्म के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से पारखी जो अभी हमारे हिंदी में जो नए जो डायरेक्टर आ रहे हैं और जो पुराने भी पहले से 10-20 साल से काम कर रहे हैं वो बहुत साहित्यिक लेवल पे बहुत पढ़ के आ रहे हैं, मतलब शायद पढ़ते हैं मतलब, और कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को रच भी रहे हैं और वो चीज़ें पसंद भी आ रही है लोगों को। तो ये बात तो अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, ऐसा नहीं है ट्रेंड नहीं, अब लोग कहानियों की तरफ लौट रहे हैं। और ये तय मानिए कि हर चीज़ हमेशा चलती हुई नहीं रहती, मतलब वो सारी हिट नहीं रहती, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक का वक्त होता है। वो दौर जल्दी आने वाला है जब लोग, हिंदी पट्टी के लोग भी, हिंदी भाषा के लोग भी कहानियों, सिनेमा के जरिए अपने हिंदी कहानियों की ओर, हिंदी सिनेमा की ओर और हिंदी उपन्यास की ओर लौटने लगेंगे। धन्यवाद। कविता क्या है, इस पर बात करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कविता मनुष्य के सृष्टि के साथ रागात्मक संबंधों की अभिव्यक्ति है। अनुभव की प्रामाणिकता और शब्दों की संप्रेषणीयता कविता कर्म के लिए अपरिहार्य है। शब्द केवल अर्थ का ही संप्रेषण नहीं करते, कवि की जीवन दृष्टि का भी बोध कराते हैं। कविता में शब्दों का आचरण कविता के बिंबों और अर्थों को कितना प्रभावित करता है, आइए जानते हैं अपनी अलग पहचान के साथ कविता के क्षेत्र में दाखिल हुई उषा दसोरा से। बिल्कुल सही कहा आपने। अर्थ जो हैं वो शब्दों के, किन शब्दों का आपने चयन आप करते हैं, किस भाषा का आप चयन करते हैं, उस पर निर्भर करता है। हर कवि का अपना देखने का एक नजरिया होता है, एक तरीका होता है। आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आप चीजों को कैसे परखते हैं, आप किस विलगता के साथ अपनी दृष्टि को चारों ओर घुमाते हैं, ये भाव आपको एक अलग धारा में ले जाकर खड़ा करता है। जैसे कि आंख से देखा तो फिर क्या देखा। अब ये जो शब्द का चयन जो है, इसका सीधा संबंध आपके देखने के साथ भी होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आंख से देखा तो क्या देखा, तो आप किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, किस भाषा का चयन अपनी रचना धर्मिता के भीतर कर रहे हैं, ये बहुत एक, मुझे लगता है कि एक बहुत व्यक्तिगत आपकी सोच का एक पक्ष है। जैसे कि मेरी एक कविता है कि दुनिया तुम्हारे मसीहा के मां का कद, प्रेम की मां का ही उधार है। मेरे लिए कोई भी मसीहा हो, कितने भी बड़े कद का कोई व्यक्ति हो, अगर उसके भीतर प्रेम नहीं है, प्रेम की रिक्तता है, तो उसका कद बहुत बूना है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फरवरी जो है एक इश्क का महीना है, मोहब्बत का महीना है। इसको आप अलग प्रकार के शब्दों के माध्यम से कि पीड़ा के नाखून में गिरफ्तार प्रेम, फरवरी की उंगलियों की पोध का भीगा व्याकरण है। अब मोहब्बत है तो पीड़ा है, इश्क है तो दर्द है, और फरवरी की जो उंगलियां हैं वो हमेशा दर्द में भरी रहती हैं। इसके साथ ही आपका ये कहना कि, या इस प्रश्न में जो दूसरा प्रश्न जुड़ा है कि भाषा और शब्द जो हैं वो बिंब पर भी प्रभाव डालते हैं, बिंब को भी बदलाव करते हैं, तो इसका उत्तर मैंने इन काव्य पंक्तियों में मुझे लगता है दिख रहा है कि जब आप तैयार नहीं होते कि जो पहले से जो सड़क बनी है आप उस पर चलने के लिए तैयार नहीं होते, और आप अपने लिए एक नया कंक्रीट बिछाते हैं, नया कोलतार बिछाते हैं, तो निश्चित रूप से बिंब भी जो हैं वो नए प्रकार के उभर कर सामने आते हैं।
एक नया प्रकार का मुहावरा गढ़ा जाता है बिंबों के माध्यम से। और मुझे लगता है कि ये जरूरी भी है। उदासीनता को रचना धर्मिता में, चली आ रही रचना धर्मिता में इस प्रकार से कहा जाए तो ठीक रहेगा, उदासीनता को दूर करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। चलते हुए शब्द और निरंतर प्रयोग में लाए जा रहे शब्दों से अलग हटकर अपने रचना कर्म को सामने लाना ये कवि की आंतरिक दृष्टि पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि एक पंक्ति ये भी है कि जिंदगी में कुछ ट्रेनें छूटना जरूरी है। जब कुछ चीज छूटती है तो निश्चित रूप से नई पैदावार सामने आती है, और छूटना हमेशा दुखदाई नहीं होता। छूटने के साथ ही बहुत कुछ नया जुड़ता है, नए बिंब, नई भाषा, नए शब्द, नई कविता और नया कवि। धन्यवाद। जब हम रूढ़ियों से विद्रोह की बात करते हैं तो कविता एक आंदोलन बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। समकालीन कविता की नायिका संघर्षरत, चेतना संपन्न, बोल्ड और अपने आत्म यानी सेल्फ को साथ लेकर चलने वाली स्त्री है। नक्शिक वर्णन से लेकर स्त्री के अस्तित्व तक की यात्रा करने में हिंदी कविता ने एक लंबा सफर तय किया है। आइए रूबरू होते हैं युवा कवयित्री सुलोचना से और जानते हैं कि समकालीन कविता में स्त्री के दखल और उसकी पहचान को वे किस तरह देखती हैं। विद्रोह की भाषा में कविता अगर आंदोलन है और वह निश्चित तौर पर एक आंदोलन है, जैसा कि भूखी पीढ़ी आंदोलन हो या फिर आपातकाल में लिखी गई कविताएं हों, वे बतौर आंदोलन उतरी हैं ऐसे, तो इस संदर्भ में हम स्त्री विमर्श की बात करें या कविता में स्त्री की बात करें तो वह एक राजनीतिक आंदोलन है। और कविता में भी स्त्री की, कविता अपने आप में एक यात्रा होती है और कविता में स्त्री की एक यात्रा होती है। तो शुरुआती समय में कविता में स्त्री एक चेतना विहीन शरीर थी, एक मूर्ति थी जिसका नक्शिक वर्णन हो सकता था। वह सौंदर्य की प्रतिमा थी, सौंदर्य की देवी थी। फिर आधुनिक काल के कवियों ने एक सहानुभूति दिखाई उनके प्रति। जैसे मैंने कहा कि कविता यात्रा है, अगर कविता यात्रा है तो कविता में जो स्त्री की यात्रा है उसके भी अलग अलग पड़ाव आए। तो आधुनिक काल में जैसे मैथिली शरण गुप्त हुए, उन्होंने लिखा अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। निराला ने लिखा वह तोड़ती पत्थर। तो सहानुभूति काल में वह अबला हो सकती थी, वह निराला की वह हो सकती थी, वह तोड़ती पत्थर की। फिर आया समानुभूति का समय। 1960 की बात करें तो रघुवीर सहाय की एक बहुत प्रसिद्ध कविता थी जो उनकी पुस्तक सीढ़ियों पर धूप में भी संकलित थी। वह कविता थी पढ़िए गीता। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। तो यह जो सीता बनना था, यह जो एक मानक था समाज में, उस पर व्यंग्य किया गया था कि हम स्त्रियों से सीता बनना ही क्यों अपेक्षित रखते हैं, हम उसे क्यों एक साँचे में ढाल देना चाहते हैं। और फिर कविता वहाँ से उसके बाद ये तो समानुभूति हुई। उसके बाद स्त्रियों को लगा, जब स्त्रियां और लिखने लगी तो फिर उन्होंने सवाल करना शुरू किया समाज से कि हम कहाँ हैं। स्नेहमयी चौधरी की एक कविता है जिसका शीर्षक है एक इंटरव्यू। वो कविता ऐसे है, मैंने बच्चे को नहलाती, खाना पकाती, कपड़े धोती औरत से पूछा, सुना तुमने 35 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए। उसने कहा अच्छा। फिर 35 साल दोहराकर आंगन बुहारने लगी। दफ्तर जाती हुई बैग लटकाकर बस की भीड़ में खड़ी औरत से यही बात पूछा। उसने उत्तर दिया, तभी तो रोज दौड़ती भागती दफ्तर जाती हो, मुझे क्या मालूम नहीं। राशन, सब्जी और मिट्टी के तेल का पीपा लिए बाजार से आती औरत से मैंने फिर वही प्रश्न पूछा। उसने कहा, पर हमारे भाग में कहाँ। फिर मुझे शर्म आई। आखिरकार मैंने अपने आप से ही पूछा,
35 साल आज़ादी के मेरे हिस्से में क्या आया? उत्तर मैं जो दे सकती थी वह था शून्य, कुछ नहीं था। तो वह दर्ज करती है कि उनके हिस्से में कुछ नहीं था। तो वो ये समाज को बता रही है कि देश को आज़ादी मिली, पर स्त्रियों को शायद अभी तक वह आज़ादी नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। वहीं पे आलोक धनवा भी आए। अब देखिए, स्त्री कविता में स्त्री की बात करते तो सिर्फ हम स्त्री कवियों की बात नहीं करते, पुरुषों ने भी लिखा। किसी ने सहानुभूति दर्ज की, किसी ने समानुभूति दर्ज की। इसी दौर में आलोक धनवा लिखते हैं, भागी हुई लड़कियां उनकी एक कविता थी, उसमें वह लिखते हैं कि क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? यह प्रश्न नहीं है, यह दरअसल उन कारणों का पड़ताल करती है कि कोई लड़की आखिर क्यों भागती है। घर छोड़ के जाना, जिसको हमारा समाज भाग जाना कहता है, तो आखिर क्या वजह हो सकती है उसकी। तो स्त्रियों ने सवाल पूछा, अपनी मांगे रखी, और मांगे भी कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं थी स्त्रियों की, बहुत ही साधारण सी, बहुत ही मूलभूत मांगे थी। इसी क्रम में हम अगर चंद्रकला त्रिपाठी जी की एक कविता है, शायद किसी दिन, और यह कविता एक अरसे पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी अगर हम सोचें तो महानगर में रहने वाली स्त्रियों के लिए शायद ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो, क्योंकि आज समय बदल गया महानगरों के लिए, लेकिन आज भी जो छोटे छोटे शहर है वहाँ पे आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उनकी कविता में वो कहती हैं, शायद किसी दिन हम भी पी सकें भीड़ भरे चाय घरों में, सुख से चाय का एक प्याला अकेले, और किसी को हैरत न हो, देखो इस औरत को कैसे बैठी है मर्दों से खचाखच भरे इस चाय घर में अकेली, लगता है ऐसी वैसी है। तो यह कितनी एक मामूली सी मांग है कि एक स्त्री चाहती है कि उसे चाय पीने का मन हो और वह चली जाए कहीं भी, किसी चाय की तरी पे चली जाए, किसी रेस्तरां में चली जाए और अकेले बैठ के सुख से चैन से एक प्याली चाय पी ले। तो वह कहती है कि मुझे शामिल कर लो अपने साथ, मुझे ऐसे मत घूर के देखो, मैं तुम में से ही हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। जैसा कि सिमोन ने भी कहा है कि औरतें बनती नहीं है, बना दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसी बात को स्थापित कर रही हैं कि मैं मनुष्य हूँ तुम्हारे जैसे, तुम पी सकते हो तो मैं भी पी सकती हूँ यहाँ पर। तो स्त्रियों ने सवाल किए, सहानुभूति हुई, समानुभूति हुई, स्त्रियों ने प्रश्न किए, फिर बात उनके वजूद की आई। तो यहाँ पे सविता सिंह आती हैं, पहले सवाल पूछती हैं, मैं किसकी औरत हूँ, मैं किसकी औरत हूँ, मैं किसके पांव दबाती हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर। और फिर वे प्रश्न करके सिर्फ नहीं छोड़ती हैं, वे समाज को बताती हैं, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ, मैं किसी की मार नहीं सहती, मेरा कोई परमेश्वर नहीं। वो झंडा गाड़ देती हैं दरअसल, यह कहते हुए कि मेरा वजूद मुझसे है, मेरा कोई परमेश्वर नहीं है, मैं अपने दम पर हूँ। तो क्या बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब स्त्रियां अबला थीं, अबला से उठी, फिर उनको मुझसे पूछा गया कि अच्छा क्या हम इनको किसी सांचे में क्यों ढालें। फिर उन्होंने अपनी पूछा कि मैं कहाँ हूँ, मतलब क्या मिला मुझे आज़ादी के बाद। फिर उन्होंने प्रश्न शुरू किया, फिर उन्होंने अपनी मांगे रखी, फिर आके उन्होंने बताया कि मैं हूँ और अपने दम पे हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ और मैं स्वच्छंद नारी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या कविता में स्त्री यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं, क्योंकि बतौर स्त्री पहले कोई मुकाम एक स्त्री हासिल करती है, फिर उसको समाज में स्थापित करना पड़ता है, और तब तक वह आंदोलन चलाना पड़ता है जब तक कि वह आप जो चाह रहे थे उस आंदोलन से वह समाज का स्थायी भाव नहीं हो जाता। अब देखिए, स्त्रियां आत्मनिर्भर हो गई, जो किसी की औरत नहीं है, जो किसी का नहीं खाती, और जब जी चाहता है उसका अपने ही पैसे का खाती है, और जब जी चाहता है तब खाती है। लेकिन इसी क्रम में क्या हुआ, कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिला। पहले तो हुआ था कि समाज में पुरुष बनाम स्त्री की दशा को पुरुष के सापेक्ष रखकर देखा गया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि वह स्त्रियां जो आत्मनिर्भर बन गई, जो आगे बढ़ गई, जिन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया, कहीं ना कहीं अब उनके स्वर भी वैसे थे जैसा कि कह सकते हैं कि वो पितृसत्ता थी जिन्होंने उनको इस तरह से पोषित किया कि अब वे उसी स्वर में बात करने लगी। तो इसी क्रम में जैसे निर्मला पुतुल की एक कविता है, कविता का शीर्षक है गजरा बेचने वाली स्त्री।
गजरा बेचने वाली स्त्री गजरा बेच रही है, वह खुद बदसूरत है लेकिन दूसरे को सुंदर बनाने के लिए सुंदरता बेच रही है। गजरा बेचने वाली स्त्री का दिल कोमल है लेकिन पैर में बिवाइयां फटी हैं। उसने गजरे में पिरो रखे हैं अरमान। उसके अरमान जो फूलों में गजरे की तरह पिरोए हैं, वह खुद गजरा नहीं लगाती लेकिन दूसरे को गजरा लगाने की विशेषताएं बताती हैं। अजीब विडंबना है कि सुंदरता बेचने वाले इस असुंदर स्त्री के सपने में आती हैं कई कई गजरे वाली स्त्रियां और इसका उपहास करती हुई गुम हो जाती हैं आकाश में। तब गजरों में पिरोए फूल कांटे की तरह चुभते हैं उसके सीने में। तो जब हम ये आंदोलन कहते हैं कि कविता एक आंदोलन है, तो इस कविता के स्त्री स्वर बदल रहे हैं। स्त्रियां अपनी मांगे कर रही हैं। स्त्रियां जो जेंडर डिस्कोर्स है उस पर बात कर रही हैं, जो लैंगिक विषमता है उस पर बात कर रही है, अपनी मांगे रख रही हैं, अपना वजूद, अपना झंडा गाड़ रही है अपने वजूद का, और वे बता रही हैं कि वे आधी आबादी हैं और वे समान हैं, वे किसी से कम नहीं है। उनकी जो ज़रूरतें, चाहे वो किसान आंदोलन हो या ऐसा कोई मुद्दा हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, हर मोड़ पे वो पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बात कर रही हैं। और अब स्त्री कविता या पुरुष कविता जैसी चीज़ सही मायने में तो नहीं रहेगी, क्योंकि जो चेतना संपन्न कवि हैं, मैं उन्हें कवि कहती हूँ, कवि या कवित्री नहीं कहती हूँ, क्योंकि वे दोनों बराबर मुखर हैं और एक दूसरे के लिए लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्त्रियाँ ही सिर्फ लिख रही हैं, स्त्रियों के पक्ष में पुरुष भी लिख रहे हैं। लेकिन अभी यह यात्रा बहुत लंबी है जहाँ पे वह सारी चीज़ें, वो सहानुभूति, समानुभूति और वह जो चेतना है उसे लेकर आगे बढ़ना। अब कविता में स्त्री आत्मनिर्भर है जो अपना खाती है, लेकिन अब आत्मनिर्भर के बाद कहीं ना कहीं आर्थिक विषमता की भी बात करनी है। कविताओं में अभी ये ऐसी कोई कविता कम से कम मेरी नज़रों से नहीं गुजरी है जहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही पद पर काम करते हुए स्त्री पुरुष की जो आय होती है वह अलग होती है। अगर मैं सरकारी नहीं, गैर सरकारी संगठनों की या कंपनियों की बात करूँ तो वहाँ अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक ही पद पर काम करते हुए अलग अलग विषमता या उनके साथ अलग तरीके के भेदभाव किए जाते हैं। कई जगहों पे तो स्त्रियों को सिर्फ इसलिए नहीं पदोन्नति मिलती है कि वो एक कहानी निभा पाएंगे इतने ऊंचे ओहदे को। तो ये तमाम चीज़ें कभी न कभी आने वाले समय में कविताओं में होंगी। साहित्य न केवल हमारा सबसे गुणी मित्र है, वरन एक मनोचिकित्सक भी है। एक ऐसे समय में जब पूरा विश्व सामूहिक अवसाद की स्थिति से जूझ रहा है, क्या पोएट्री थेरेपी या कविता चिकित्सा के साथ व्यक्ति में संबल, विश्वास और आशा का संचार करने में पोएट्री सहायक हो सकती है? पोएट्री थेरेपी के बारे में जानने के लिए चलते हैं कवयित्री और अनुवादक रति सक्सेना जी के पास। संस्कृत साहित्य में कवि शब्द का प्रयोग ऋषि यानी दृष्टा अर्थात जो मंत्रों का दृष्टा है, रचयिता है, उसके लिए किया गया है। साथ ही कवि शब्द का प्रयोग चिकित्सक के लिए भी हुआ है और बहुत काल तक ये चलता रहा। इसीलिए आयुर्वेदिक चिकित्सकों को कविराज भी कहा गया। ग्रीक भाषा में पोइट्री शब्द का अर्थ था आई क्रिएट, जो मैं रचता हूं, और ग्रीक भाषा में बहुत काल तक प्रोस शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ था। ग्रीक के जितने भी प्राचीन अवशेष मिलते हैं, चाहे वो उनके कब्रों में मिले या उनके पत्रों में मिले, लेखन में मिले, या उनके भित्तियों में मिले, वे सब कविता में ही है, कविता के रूप में। हमारे यहाँ भी कविता शब्द या काव्य नाट्य शास्त्र तक के लिए का प्रयोग होता रहा है। यानी काव्य शास्त्र को ही के अंतर्गत नाट्य शास्त्र भी आया है संस्कृत में। कविता एक आदिम प्रवृत्ति है जो जनजातियों से लेके, आदिवासियों से लेके सामान्य संस्कृति के विकासों तक चली आई है।
ये पूरे विश्व के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में है। आप प्राचीन जनजातियों के अभिव्यक्तियों को देखेंगे तो भी कविता ही है। इसी के साथ साथ बाद में जब आप देखते हैं कि धर्मों का निर्माण हो रहा है तो वो भी कविता का प्रयोग कर रहे हैं। जब दर्शन लिखे गए थे शुरू में दर्शन शास्त्र, तो वो भी कविता के माध्यम से लिखे गए थे। हमारे देश में भी जो उपनिषद है उसमें कविता अधिक है, और यही नहीं, जो षट दर्शन है उसमें भी कविता। कविता बहुत रूप में अनेक अनेक स्थानों पे समाज में मिलने में, समाज से जुड़ने में, या राजनीतिक शास्त्र भी कविता में लिखा गया है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो गणित शास्त्र भी, लीलावती आदि कविता में लिखा गया है। क्योंकि कविता एक ऐसी भाषा होती है, कविता स्वयं में एक ऐसी भाषा है जो बहुत गहराई से किसी बात को स्थापित करती है। लेकिन एक समय, कम से कम आधुनिक काल में एक समय ऐसा आ गया कि कविता ये बिल्कुल अलग थलग विधा हो गई। आज का युग तो वह युग है कि आप प्रकाशकों के पास जाएंगे तो वो कविता नहीं छापेंगे, कविता नहीं छापने वाला युग है, क्योंकि हम अलग थलग हो गए। समाज के रूप में कविता नहीं रही है, ये समाज का हिस्सा नहीं रही है, ये हमारी अभिव्यक्ति का हिस्सा नहीं रही। नहीं तो हमारे बड़े बड़े संतों ने कविता के माध्यम से ही अपने उपदेश दिए हैं, समाज से जुड़े हैं। जैसे कि हम तिरुवल्लुवर को ले लें, जिन्होंने तिरुकुरल लिखा था, जो एक अद्भुत कविता है। उन्होंने जीवन के हर अंग को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। हमारे जितने भी संत कवि हैं, चाहे कबीर हो, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे मीरा हो, चाहे ललदत हो, या अक्का महादेवी हो, रूप भवानी हो, ये सब, नामदेव हो, इन्होंने अपने विचारों को, अपने उपदेशों को कविता के माध्यम से ही प्रस्तुत किया। आज के युग में कविता बहुत अलग होती गई और हम भूल गए कि कविता एक तरह से एक संपूर्ण प्रस्तुति है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन से जुड़ सकते हैं, हम समाज से जुड़ सकते हैं, हम अपने आप से जुड़ सकते हैं और हम दूसरों से जुड़ सकते हैं। यही कारण है कि आज के युग में हम कविता को बहुत अलग थलग देखते हैं। हम सोच ही नहीं पाते कि कविता एक थेरेपी होती है, जबकि विश्व के अनेक देशों में कविता थेरेपी के रूप में प्रस्तुत होने लगी है। बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने कविता को थेरेपी के रूप में लिया है। यहाँ तक कि बाइपोलर जैसी बीमारी के रोगी ने भी कविता को अपनाया और अपने से लड़ने की कोशिश की, या कंसंट्रेशन कैंप में बंद कैदियों ने कविता का प्रयोग किया, या जो सैनिकों ने कविता का प्रयोग किया, और आज विश्व के अनेक देशों में कविता थेरेपी के रूप में उपयोग में लाई जाती है। हम उस कविता की शक्ति को भूलते जा रहे हैं और हमें उस कविता की शक्ति को पुनः लाने के लिए, जागृत करने के लिए सबसे पहले तो यही है कि कविता को जन से जोड़ना होता है। हमें खुद को जन की भाषा बनना होता है, और इसका एक बहुत ही, हालांकि कविता व्यावसायिक नहीं होती, लेकिन हमें गैर व्यावसायिक प्रयोग करना पड़ेगा, तभी कविता अपने अपने पूर्व रूप में या अपने वास्तविक रूप में पुनर्जीवित हो सकती है। कविता एक शक्ति है, एक थेरेपी है, जिसका हमने प्राचीन काल से प्रयोग किया है और हम चाहते हैं कि आज भी उसका प्रयोग। आज के कार्यक्रम में आपने समकालीन साहित्य पर देश के सुपरिचित वरिष्ठ और युवा लेखकों के विचार सुने। मैं चंद्रकांता हिमाचल अकादमी की तरफ से पुनः आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का
अभिनंदन करती हूँ। साहित्य के इस रोचक सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।